गुड इवनिंग। देखिए, कल तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अंग्रेजों के बारे में, और उसके अंतर्गत हम लोग देखे थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हम लोग गठन अब तक कर चुके हैं, और गठन के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज़ादी की लड़ाई के अंतर्गत महात्मा गांधी को बुला लेने का हम लोग का प्लान था ना। तो आइए महात्मा गांधी को आज बुला लेते हैं। आज 16 अगस्त है, महात्मा गांधी जी आ जाएंगे तो फिर लड़ाई और तेजी से चलेगा, है ना। क्योंकि आज़ादी के जो लड़ाई हुआ उसमें मुख्य हीरो के रूप में महात्मा गांधी ही रहे हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी जी को हम लोग पढ़ते हैं, इसको कहीं कहीं आपको मिलेगा गांधी युग। इसी को हम लोग गांधी युग के रूप में जानते हैं। गांधी युग के रूप में भी कहीं कहीं लोग कहता है, क्योंकि इनका जो एक क्रम रहा, इनके जन्म से लेकर एक आज़ादी तक का जो क्रम रहा, उसको हम लोग एक युग के रूप में मानते हैं कि चूंकि इनके समय में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जो हम लोग परिकल्पना भी नहीं किए थे, और हम लोग इनके माध्यम से अंग्रेजों को भगाने का काम किए। क्योंकि अब तक जो विरोध था अंग्रेजों का, हम लोग जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे उसका माध्यम था या तो फटाफटी कर लेते थे, मारा पीटी कर लेते थे अंग्रेजों के साथ, या फिर अंग्रेजों के साथ हम लोग, अंग्रेज हमारे साथ शोषण करना शुरू कर दिए थे, हम लोग भी लड़ जाते थे, झगड़ जाते थे, मतलब हिंसात्मक रूप से झगड़ा कर रहे थे। परंतु जब गांधी जी आए तो लड़ाई का जो स्वरूप था वो बदल गया। बदलने का सेंस यह है कि अब मारा पीटी नहीं करते हैं, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। गांधी जी ने अंग्रेजों से निवेदन के माध्यम से लड़ाई स्टार्ट किया। जैसे गांधी जी का कहना था कि ठीक है, किसी भी क्षेत्र में अंग्रेज अगर गलती कर रहा है तो कोई बात नहीं है, हम अगर उसके गलतियों को और उंगली करेंगे, चिढ़ाएंगे तो और गुस्सा के और गलती करेगा, जिससे हमारे लोग शोषण का ज़्यादा शिकार होंगे। बल्कि उनकी गलती को हम लोग वाच करेंगे, फिर उनसे आग्रह करेंगे कि साहब यह गलती हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सुधार कीजिए। अगर सुधार नहीं करता है तो एक लिखित आवेदन देंगे। सविनय निवेदन है कि विनय के साथ निवेदन है कि आप ऐसा काम नहीं करिए, इससे हमें तकलीफ हो रही है। तो गांधी जी ने जो मार्ग अपनाया वो अहिंसा का मार्ग अपनाया, और इसके पहले हम लोग अहिंसा का मार्ग नहीं अपना रहे थे। आप 1857 की क्रांति देख चुके हैं, हम लोग मारा पीटी कर ले रहे थे। तो गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। अंग्रेज भी गांधी से खुश है कि चलो कम से कम समय से बता तो दे रहा है, लड़ाई न कर रहा है, इसलिए अंग्रेज भी गांधी के तरीकों से खुश है। जबकि आपको हम जब पढ़ाएंगे गांधी युग तो आपको भी लगेगा कि हाँ, वाकई में गांधी हीरो थे। इनके ऐसे ऐसे हथियार रहे जिससे अंग्रेज डरा। जैसे गांधी जी अगर अंग्रेज के किसी भी नियम कानून से खफा होते थे तो रुस जाते थे, भूख हड़ताल पर चल जाते थे, खैबे नहीं करेंगे। अब आप घर में भी हम लोग कभी कभी गांधी जी वाला थ्योरी का प्रयोग कर लेते हैं। घर में दशहरा घूमने के लिए बाबूजी से 500 रुपया मांगे, नहीं दिए तो खाना बंद कर देते हैं ना। ये गांधीवादी तरीका है, गांधी जी का हथियार है कि न खाएंगे। काहे भाई, तो 500 रुपया नहीं मिला है दशहरा घूमने के लिए। तो लोगों को लगता था कि ठीक है, नहीं खाएगा तो मत खाओ। बाबूजी को लगा 2-4 घंटा देख लेते हैं। शाम तक जब पता चला कि अभी तक भी नहीं खाया है, तब लगने लगा कि अरे इससे बढ़ के पैसा क्या है, नहीं खाएगा तो अच्छा बात नहीं है, 500 रुपया दे दो, लगने लगा। तो गांधी जी भी ऐसा ही हथियार अपनाए, निवेदन के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से अंग्रेजों को कई जगहों पे झुकाने का काम कराए। हम लोग कभी कभी दोस्ती यारी में भी कर लेते हैं, बच्चा थे तो कर लेते थे कि तुम हमारे नियमों से परे चल रहे हो, जैसा बोल रहे हो वैसा नहीं कर रहे हो तो कट्टिस ले लेंगे। तो ये कट्टिस वाले साहब हैं। कट्टिस वाले करने का मतलब कि अब तुमको सब बोलेंगे नहीं, बहिष्कार करेंगे।
ऐसे भी आप लोग देखते होंगे, कोई बाहर रह के पढ़ता लिखता है, पटना रह के पढ़ रहा है, तो गांव में आता है तो थोड़ा टाइट होगा, इसे इसे चलेगा, बोलेगा नहीं यार दोस्त से, तो यार दोस्त भी उससे बोलना बंद कर देता है, कट्टिस ले लेता है। पार्टी फंक्शन यार करेगा गांव में तो उसको नहीं बुलाएगा, तो उसको एहसास होता है कि वो नहीं बोल रहे थे कि चलते ऐसा कर रहा है, तो फिर बोला चलिए अपना करता है, फिर आपस में लोग मिलजुल जाते हैं। तो गांव में भी गांधीवादी तरीकों को प्रयोग किया जाता है, हम लोग भी बचपन से करते आए हैं। तो आइए गांधी युग को पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में अंग्रेजों को भगाने में, यानी कि देश को आजाद कराने में मुख्य हीरो के रूप में हमारे गांधी रहे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। 1869, इसके 400 साल पहले कीजिएगा तो आपका 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ है। अब इसमें 22 साल जोड़ दीजिएगा तो 1891 में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये लोग जो थे युगांतकारी घटनाओं को करने में सक्षम हुए। गुरु नानक देव बहुत बड़े बदलाव लाए, समाज में कुरीतियों को दूर किए। हमने आपको पढ़ाया है, छुआछूत, आपका जाति प्रथा, आपका धर्म में जो बाह्य आडंबर होते हैं, कर्मकांडीय व्यवस्था होती है, उन सबको इन्होंने नकारा। उसी तरह से गांधी भी रहे, गांधी जी भी इन सब के खिलाफ थे। उसी तरह से अंबेडकर भी रहे, जो कि आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में हमारे जाने जाते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और एक संविधान की रचना किए जो कि एक स्वच्छ, सुंदर और सहज संविधान है, जिसको हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। तो ये अंबेडकर युग रहा। तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ पोरबंदर नामक जगह पे। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी पेशा से दीवान थे, अच्छे पद हुआ करते थे। दीवान मतलब पैसा कौड़ी जो मामला देख रेख करता है, उन्हीं को दीवान कहते हैं। तो दीवान थे पेशे से, अच्छे पद में थे, तो अपना इनको पैसे वैसे की दिक्कत नहीं हुई। इनकी माँ का नाम है, इनकी माँ का नाम पुतली, हाँ, इनको पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माँ का नाम पुतली बाई था। ये अपने पिता के चौथे संतान थे। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून के अंतर्गत 2 ही बच्चे रखना जरूरी है? तो हम लोग मेंस में लिखते हैं कि 2 ही बच्चा रखना जरूरी तो है, क्योंकि वर्तमान समय बढ़ती जनसंख्या हमारे चहुमुखी दबाव बन रहा है, जैसे आर्थिक है, राजनीतिक है, प्राकृतिक है, सब तरह से। परंतु एक परिप्रेक्ष्य यह भी है कि गांधी जी जैसे व्यक्ति चौथे संतान हुए, और अगर हम लोग जनसंख्या कानून ला दीजिएगा तो गांधी जी जैसे संतान से वंचित रह जाएंगे, फिर देश को गांधी नहीं मिल पाएगा। तो ये भी है, जैसे अंबेडकर अपने छोटे संतान थे, 7वें संतान थे, तो ये भी नहीं मिल पाते। तो इस प्रकार से एक तर्क है, तो खैर हम लोग उसके पीछे नहीं जाना है। ये अपने चौथे संतान थे। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महज 13 वर्ष की अवस्था में इनका शादी कर दिया गया। 1869 में जब 13 जोड़िएगा तो आप जोड़ लीजिए तो लगभग 1800 कितना होगा, 72 73 हो जाएगा, 70 80 82 83 हो जाएगा, 82 हो जाएगा, क्योंकि 69 एक 70 और 12 82 हो जाएगा। तो 1882 में इनका अल्प आयु में 13 वर्ष की अवस्था में शादी कर दिया गया। हालांकि इस समय बाल विवाह प्रचलित थे, तो शादियां हो जाया करता था। महज 13 वर्ष के थे महात्मा गांधी। इन्होंने अपना हाई स्कूल का जो पढ़ाई है वो अल्फ्रेड स्कूल से किया, जो कि गुजरात का एक स्कूल है। अभी चर्चा में गुजरात का स्कूल इसलिए रहा क्योंकि वहां पर 60 विद्यार्थी थे मैट्रिक क्लास में, और 60 फेल कर गए थे। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार है, पीएम साहब ने क्या किया कि उस स्कूल को बंद करके उसको गांधी संग्रहालय के रूप में डेवलप कर दिया, तभी चर्चे में आया था। तो उसी स्कूल से इन्होंने पढ़ा। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के बाद ये लंदन चले गए, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने आगे की पढ़ाई किया। इसके बाद 1891 में यह पुनः भारत चला, पढ़ाई लिखाई सब कंप्लीट करके। 1891 में जब चले आए तो लगभग 22 या 23 वर्ष के यंग गांधी जी हमारे हैं, भारत आए हुए हैं।
जब लोग जाना कि वकालत करके आए हुए हैं, तो एक दादा अब्दुल्ला थे गुजरात के व्यापारी, उन्होंने गांधी जी को अपने साथ एक केस के सिलसिले में इनको दक्षिण अफ्रीका के डरबन ले गए। डरबन एक जगह का नाम है। तो गांधी जी को अपने साथ ले गए। लगभग 23 वर्ष की अवस्था में गांधी जी डरबन चले गए। डरबन जब ये जा रहे थे तो ट्रेन पे इनका सफर के दौरान पीटर मरीचबर्ग एक स्टेशन है, वहां पर अंग्रेजों ने इनको ट्रेन से धक्का मार के उतार दिया, जो कि फेमस घटना है। क्यों उतार दिया? तो गांधी जी फर्स्ट क्लास के टिकट लिए हुए थे, ट्रेन में बैठे हुए थे। उस समय स्थितियां ऐसी थी कि फर्स्ट क्लास बोगी में सिर्फ अंग्रेज या गोरे लोग सफर करते थे। और गांधी जी को जब अंग्रेजों ने देखा तो बोला कि ब्लैक मैन यहाँ से कैसे आ गया, इसको हटाओ। तो आपस में तू मैं झगड़ा झंझट हुआ। गांधी जी ने कहा कि हम तो नहीं जाएंगे, हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि फर्स्ट क्लास के टिकट रखे हैं। अंग्रेज लोग बोला तुम फर्स्ट क्लास के टिकट का कुछ भी रखेगा तो तुम A1 क्लास बोगी में नहीं सफर कर सकता है, इसलिए तुम उतरो। गांधी जी बोले कि हम नहीं उतरेंगे, तुमको अगर लगता है तो हमको उतार दो। तो दो अंग्रेज मिल के गर्दनिया पासपोर्ट दे के उनको उतार दिया। तो गांधी जी जब उतर गए वहां स्टेशन पे, इनको फेंक दिया गया, स्टेशन पे उतार दिया गया, तब गांधी जी को लगा कि जब मेरे साथ वकालत की पढ़ाई करने के बाद भी ऐसी नीचता हरकत किया जा सकता है, वर्ण के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, तो हमारे उन तमाम भारतीयों का क्या होगा जो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, विरोध करना भी नहीं जानता है, सवाल करना भी नहीं जानता है, जो कि आज भी सामाजिक स्थितियां यही बनी हुई है। अगर आप टॉप क्लास पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर आपके साथ जाति भेद, वर्ण भेद और किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, तो एक बार सोचने के लिए आप मजबूर होइए कि उन तमाम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा जो सवाल करना नहीं जानते हैं, जो अभी बढ़िया से बाहरी दुनिया को देखे नहीं हैं। तो गांधी जी ने भी यही सोचा। हालांकि हम लोग इतिहास को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़कर देख सकते हैं। आज भी कई जगहों पे वर्ण भेद, जाति भेद जैसे समस्याओं को देखने को मिल जाता है, और ये जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ आप जोड़ के देखिएगा, यही आपका मेंस में काम देगा। तो खैर गांधी जी को इस घटना से काफी आहत हुआ, और गांधी जी ने सोचा कि मैं इसका पुरजोर विरोध करूंगा, इसके लिए जिस हद से गुजरना होगा मैं गुजरूंगा। और पहला सत्याग्रह गांधी जी ने यहीं से दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत किया। फिर दक्षिण अफ्रीका अपना केस के सिलसिले में गए हुए थे, अपना केस वेस लड़ते रहे, साथ ही और भी सामाजिक काम करते रहे। यहीं पर इन्होंने पहली बार अपना आश्रम बनाया, जिसका नाम फिनिक्स आश्रम है, और ये अपना आश्रम बना के अपना कार्यभार करते रहे। बीच में एक समस्या आया कि एक अंग्रेजों ने एक कानून ला दिया था कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म के अनुसार शादी नहीं किया है, उसके बच्चे अवैध माने जाएंगे। अब बहुत सारे दक्षिण अफ्रीका में ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से शादी कर लिए थे और वहां रह रहे थे, अपना जड़ जमीन बना लिए थे, लेकिन अंग्रेजों के इस कानून से उनका सारा जमीन छीना जा रहा था। इसलिए गांधी जी ने पहली बार अंग्रेजों के लिए वहां पर विद्रोह किया, और विद्रोह करने के साथ साथ इन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट को जलाने का काम किया, और बहुत तरह के इन्होंने काम किया। तो एक अच्छा कार्य कर रहे थे, और करते करते दक्षिण अफ्रीका में बहुत लोकप्रिय हो गए। क्योंकि समाचार पत्रों में, भारत में भी जब जानकारी होता था कि गांधी है, भारत के व्यक्ति है जो दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को पसीना छुड़ा कर रखा है, तो लोग उनको देखने के लिए ललायित रहता था, कैसा गांधी है। और देखिए भाग्य, देखिए 1914 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, और गांधी जी 1914 में विदेश यानी साउथ अफ्रीका को छोड़ के 15 में भारत चले आए। 9 जनवरी 1915 को इम्पोर्टेंट डेट है, ये भारत चले आए। तो आज हम लोग गांधी को भारत में बुला लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका में सारे कार्य करने के बाद, इनका जन्म वगैरह देखते हुए हम लोग भारत में इनको बुला लिए हैं। और जब हमारे गांधी 9 जनवरी 1915 को आए, तो आप जोड़ के देखिए कितने साल के हो गए हैं। लगभग 31 साल यानी और 15 साल यानी 46 वर्ष के हो गए हैं।
यानी कि अपना पूरा जवानी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में गुजारा और 46 वर्ष के एक बुजुर्ग आदमी भारत में आया हुआ है। और भारत में किस प्रकार से अंग्रेजों को छक्का छुड़ाएंगे ये बूढ़ा आदमी, वो हम लोग देखेंगे। और अंत में देखेंगे कि इतना बुजुर्ग आदमी जब अंग्रेजों को इस प्रकार से छक्का छुड़ा सकता है तो वाकई में हमारे देश के हीरो के रूप में जाने जाएंगे। तो खैर हम लोग अगला क्लास में गांधी जी को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करवाएंगे, इनके विचारों को देखेंगे, इनके आंदोलनों को देखेंगे और देश के आज़ादी तक इनकी प्रमुख भूमिका को देखेंगे। फिर 1948 में इनका गोली मारकर नाथूराम गोडसे निधन हो जाएगा इनका, तो हम लोग वहाँ पर गांधी युग को समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।